गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट। और आज जो हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं वो होगी आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो टॉपिक था वो डिस्कस किया था, जिसमें अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी थी मैंने कि किस किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को अपन कहीं भी कर सकते हैं और उससे किसी दो रेलेवेंस पॉइंट या फिर रिलेटिव पॉइंट की हाइट्स निकाल सकते हैं। डिस्टेंसेस आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग से। कुल मिलाकर अपन लोगों को मैथमेटिकल जो ट्रिग्नोमेट्री अपन लोगों ने पढ़ी थी उसको मुझे सर्वे फील्ड में कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों से कुछ और केसेस यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अपन मान के चल सकते हैं कि ये जो आज जो केसेस हैं उसकी डेरिवेशन चाहे इंपॉर्टेंट ना हो गेट के हिसाब से या ईएससी के हिसाब से, लेकिन उसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, क्योंकि कई बार ईएस में देखा गया है कि उन फॉर्मूले बेस्ड पर आप लोगों के क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपन लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट करने से पहले आज का जो टॉपिक है मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, जिसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं और माइनर इंस्ट्रूमेंट्स जो आप लोगों के यूज होते हैं सर्वे में उनके भी अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को शेड्यूल बता देता हूँ। जो बच्चे नए जुड़े हैं इन क्लासेस से वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस चैनल पर अभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए पूरा का पूरा एक पैकेज आया हुआ है जिसमें आप लोग गेट और ईएससी की तैयारी दोनों मीडियम से कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम में करना चाहें, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम में आप लोग तैयारी करना चाहें। इंग्लिश मीडियम की जो आप लोगों की क्लासेस हैं, जो इंग्लिश में क्लासेस हो रही हैं गेट और ईएससी की, वो सुबह वाले बैचेस में चल रही हैं, सुबह 7 से लेके 10:30 AM तक। ठीक है, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों की शाम को चल रही है, शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक आप लोगों की क्लासेस हो रही है। ठीक है, एक और आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के पैकेज में एक और चीज है, दैट इज RSM SSB की जो वैकेंसी राजस्थान में JEN की वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी भरा है उसका। अभी उसके फॉर्म की डेट एक्सटेंड भी हो सकती है क्योंकि वो डेट कोरोना की वजह से आप लोगों की रह गई थी, लेकिन अपन लोगों को तैयारी जरूर करनी है। तो उसके लिए भी आप लोगों के बैचेस चल रहे हैं और जो बैचेस हैं आप लोगों के वो शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, जिसमें अभी फिलहाल जियोटेक, BMC और सर्वेइंग आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ आप लोग गेट और ईएससी के लिए सर्वेइंग पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि और कौन से मैं कह दूं आप लोगों के मेथड्स हैं जो आप लोगों के काम आएंगे, जो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जिसको करने में अपन को फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट। टॉपिक है आज आप लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट, determination of height of an elevated object, elevation object located above the ground, and जब उसका बेस accessible है। ठीक है, when I can say when its base and I can also consider and top are visible। ठीक है, वो क्या है? विजिबल है। विजिबल का मतलब है मैं कहीं पर जहां पर भी मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहां से आप उस ऑब्जेक्ट को टॉप और बेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, बट नॉट एसेसिबल, आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। रीजन कोई ना कोई आप लोगों के ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रहा होगा, ये मैं कंसीडर आप लोगों के लिए करके चल रहा हूं। ठीक है, बट नॉट एसेसिबल। तो इस केस में अपन लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो अपन लोगों को जानना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन लोग डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम आप लोगों को किस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये केस किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। मान के चलते हैं कि ये मेरे पास मेरा ग्राउंड लेवल था। ठीक है, और यहाँ पर कोई मेरे पास एक हिल या फिर माउंटेन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है,
इस माउंटेन के ऊपर आप लोगों का वो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप लोगों को हाइट मेजर करनी है, अपन ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तक मैं इस माउंटेन के होने की वजह से मैं क्या कह दूं, मैं यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल है। हाइट की बात करें तो इस माउंटेन की हाइट काफी ज्यादा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इसको नॉट असेसिबल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो जगह मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किए, मान लेते हैं कि मैंने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मेरा एक पॉइंट पर सेटअप किया, ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट उससे आगे कहीं मैंने यहाँ पर कहीं सेटअप किया, ठीक है। तो आप लोग इस केस में देखेंगे कि जब मैं इस पॉइंट से इसके टॉप को भी क्या करूंगा, साइड करूंगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और इसके बॉटम को भी मैं साइड करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो आप लोगों का दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो रखा है आप लोगों ने, उससे भी आप लोग क्या करेंगे, दोनों को साइड करेंगे, टॉप को भी, ठीक है, और ऐसे ही आप लोग बॉटम को भी साइड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने दो आप लोगों की साइटिंग मैंने यहाँ पर दिखाई है कि अपन क्या कर रहे हैं, दो साइट आप लोग कर रहे हैं, और यहाँ कहीं मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मान के चलता हूँ, ठीक है। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं आप लोगों को अलग कलर से शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उसको समझने में दिक्कत ना आए। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, आई कैन से, ठीक है, जो यहाँ से पास हो रही है, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऐसी ही अब मैं कह दूं आप लोगों की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो आप लोगों की पास होगी वो इस इंस्ट्रूमेंट से होगी, ठीक है, दिस इज माई सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे जब मैं बैक साइड लूंगा मेरे लेवलिंग स्टाफ पर, तो वहां पर भी आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कहीं मैं अपना लेवलिंग स्टाफ को कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज माई लेवलिंग स्टाफ एंड दीज आर माई लाइन ऑफ साइट, या फिर जिनको मैं लाइन ऑफ लेमिनेशन यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपके पास रीडिंग आ रही है स्टाफ पर, जहां पर फर्स्ट रखा है इसको मैं H1 मान लेता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं H2 के बराबर, ठीक है। जो मुझे लेवल पे आप लोगों के मैं कह दूं स्टाफ पर जो रीडिंग मिल रही है, जो डिफरेंस होगा दोनों की रीडिंग में मैं उसको स्टाफ इंटरसेप्ट कह देता हूं, और उसको स्मॉल s से शो कर देता हूं, ठीक है। स्मॉल s से आप लोगों ने शो कर दिया है। यहां पर इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं आप लोगों का C-1 एंड दिस इज C1, और इन दोनों के बीच का भी जो गैप होगा वो किसके बराबर होगा, वो मेरा s के बराबर होगा, ठीक है। जो हाइट है मेरे ऑब्जेक्ट की, हाइट को अपन लेके चलेंगे कैपिटल H, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट का E है, जो बॉटम पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट मेरे पास D है, ठीक है। तो आपके पास D पॉइंट आ गए। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जहां रखे हैं, दिस इज B एंड दिस इज B1, ये पॉइंट हो गया मेरे पास A एंड दिस पॉइंट इज A1, ठीक है। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखते हैं ये एंगल क्या बना रहा है, ठीक है। जो एंगल्स आपका, जो मैं A पॉइंट पर जो मैंने रीडिंग ली है टॉप से जो मैं ले रहा हूं, ठीक है, जो आप लोगों का ये एंगल बन रहा है पूरा बड़ा, उसकी वैल्यू है मेरे पास अल्फा, आई कैन से 1, ठीक है। वैल्यू कितनी है उसकी, अल्फा 1, और जो छोटा एंगल बन रहा है उसके कह दूं बॉटम से, इसकी वैल्यू है मेरे पास अल्फा 2। यहां से जब आप लोगों ने दूसरे स्टेशन से ली है वैल्यूज, तो जो बड़ा एंगल बन रहा है वो है आपके पास बीटा 1, और जो स्मॉल एंगल बन रहा है आप लोगों का वो है आपके पास बीटा 2, ठीक है। दिस इज बीटा 1 एंड बीटा 2 एट स्टेशन बी, एंड ए पर आप लोगों के जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ मैं कह सकता हूं इनको एलिवेशंस जो आप लोग देख रहे हैं, वो अल्फा 1 और बीटा 1 के फॉर्म में मैंने आप लोगों को शो कर दिए हैं। डिस्टेंस की अगर बात करें, ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, यदि मैं इसको स्मॉल b कंसीडर कर लेता हूं, और इस पॉइंट से लेकर ई पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं कैपिटल D के बराबर, ठीक है।
तो अपन लोगों ने इस टर्मिनोलॉजी को समझ लिया है कि मेरे पास एक्चुअल फील्ड सर्वे में क्या चीजें मुझे देखने को मिलेंगी। फटाफट से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि मैंने एक पहाड़ी पे ऊपर एक कोई ऑब्जेक्ट लिया था जो कि जिसका टॉप और बेस दोनों मुझे विजिबल थे, लेकिन वहां तक पहुंचना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। उस चीज के लिए मैंने क्या किया, दो जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखा, ए पॉइंट पर रखा है और दूसरा मैंने बी पॉइंट पर रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशंस मैंने ले लिए हैं, टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा 1, बॉटम से है अल्फा 2। बी पे इंस्ट्रूमेंट को रख के टॉप से है बीटा 1 और आप लोगों का बॉटम से है बीटा 2। जो लेवलिंग स्टाफ पे इंटरसेप्ट है दैट इज एस, और जहां पर ये जो पॉइंट मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज C-1 एंड C1। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे अपन करेंगे। अब मैं यहां पर देखता हूं, ठीक है, अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है, ए बी आप लोगों को इस फिगर में भी दिख रहा है कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल बी से आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है आप लोगों के पास, वो वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास, अगर मुझे ए बी निकालना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट ए बी, तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग का यूज करूंगा ट्राइंगल्स को लगाते हुए, यानी सारी वैल्यूज को आई कैन से मैं cot tan किस फॉर्म में क्या कर दूंगा, उनको लेकर आ जाऊंगा। तो अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा C1e cot अल्फा, ठीक है, 1 माइनस C1 डैश e cot बीटा 1। ठीक है, कैसे है पहले ये समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को वो कंफ्यूजन ना हो। बी मुझे निकालना है, अगर मैं कह दूं आप लोगों से, तो अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है आप लोगों का अल्फा 1 के साथ बन रहा है, इस डिस्टेंस को A1 से लेके मैं कह दूं D तक को अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जिसमें मेरा क्या है, पूरा A से लेके जो D तक आ रहा है, उसमें से यदि मैं इस D को माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, B बचे जाएगा। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस है मेरे पास B प्लस D, उसमें से अगर मैंने आप लोगों का D माइनस कर दिया तो मेरे पास बचेगा सिर्फ B। तो एक छोटा ट्राइंगल ले लूंगा मैं, ठीक है, जो कि बीटा 1 के साथ बन रहा है, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है मेरा अल्फा के साथ। कॉट मैंने अगर यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ तो कॉट मेरे पास B बाई पी हो जाएगा, यानी बेस जो है आप लोगों का, ठीक है, बेस आप लोगों का उसको कंसीडर करते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, B बाई पी के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ आप लोगों के लिए, जो मेरा C1e cot अल्फा 1 विल बी रिमेन्स एज इट इज, ठीक है, और C1 डैश ई जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, अगर ये पॉइंट्स जो हैं आप लोगों के, आप लोग माने ये सेम लाइन में है आप लोगों के C1 और C1 डैश ई, इसी आप लोगों के पर, तो C1 डैश ई जो है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को लिखना है C1e, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ C1e, यानी इस पॉइंट से लेकर इस E तक का जो डिस्टेंस है उसमें यदि मैं स्मॉल s जो था मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट उसको प्लस करा देता हूं तो मेरे पास C1 डैश E की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एंड cot बीटा 1 विल बी रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, तो यहां से मैं स्मॉल b की वैल्यू निकाल लेता हूं। स्मॉल b मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल b हो जाएगा मेरे पास C1e आप लोगों का कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और ब्रैकेट में मेरे पास वैल्यू आएगी cot अल्फा 1 माइनस cot बीटा 1। ठीक है, माइनस ये जो s रह गया s cot बीटा 1, ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आप लोगों को C1e निकालना हो तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल b अपॉन cot अल्फा 1 माइनस cot बीटा 1। ठीक है, ये टर्म आ जाएगी मेरे पास, C1e निकालना है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कहाँ चली जाएगी, s cot बीटा b के कह दूं कि आप लोगों को उसमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि इसको मैं किस तरीके से इसको कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये अगर आप इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोगों की ये प्लस में ऊपर वैल्यू आ जाएगी s cot बीटा 1, क्योंकि वो वहां पर चला जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से हटा देते हैं अपन,
ये टर्म यहाँ से हट जाएगी क्योंकि वो आप लोगों का माइनस में है, प्लस में उस साइड जाके, तो ये टर्म आप लोगों की यहाँ पर नहीं आएगी और ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा C1E का। ये चीज़ मुझे यहाँ तक निकाल ली है। तो C1E डिस्टेंस जो है वो कहाँ से है मेरा, C1E डिस्टेंस है मेरा इस पॉइंट से लेकर इसके टॉप तक। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं, मुझे यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं इसके आगे कैसे करूँगा, तो आप लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरे आप लोगों को, कि यदि मैं AB की वैल्यू दूसरे तरीके से निकालता हूँ, ठीक है, A और B की वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे अपन लोग। यहाँ पर AB आप लोगों का B के बराबर है और आप लोग उसको C1D cot अल्फा 2, यानी इस बार मैं कौन सा एंगल ट्राई कर वो ले रहा हूँ, बॉटम से जो एंगल बन रहा था। पिछली बार इक्वेशन में जो मैंने लिया था वो अल्फा 1 लिया था, जो टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से एंगल बन रहा था, और इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूँ अल्फा 2 जो ऑब्जेक्ट के बॉटम से बन रहा है। तो C1D अल्फा 2 माइनस C1-D cot बीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज कि मैं इसको C1D cot अल्फा 2 और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, C1D प्लस आप लोगों का S इंटू कॉट बीटा 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये टर्म मेरे पास आ जाएगी, ये किसके बराबर है, B के बराबर है, ठीक है। यहां से अगर मैं आप लोगों से कहूं C1D आप लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास कॉट अल्फा 2 माइनस कॉट बीटा 2 माइनस S कॉट बीटा 2 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, C1D की वैल्यू को निकाल सकता हूं, जो मेरे पास आ जाएगी B प्लस S कॉट बीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा 2 माइनस कॉट बीटा 2, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास क्या हुई कि ये C1D, और आप लोगों ने जो पिछले अभी जो वैल्यू निकाली अपन लोगों ने वो निकाली थी C1E की, ठीक है। तो C1E मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस और C1D आ गया, तो मैं H निकाल सकता हूं, कैसे देखते हैं भाई। मेरे पास सबसे पहले मैंने कौन सा डिस्टेंस निकाला था, यहां से लेके यहां तक का आप लोगों ने डिस्टेंस को C1E को फाइंड आउट किया था। अब मैंने क्या फाइंड आउट किया है, मैंने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया है जो कि कितना है, C1D के बराबर। तो बचा हुआ डिस्टेंस कौन सा हो गया मेरे पास, बचा हुआ डिस्टेंस ये हो गया, और ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी H के बराबर है आप लोगों का। तो मैं अब इजीली क्या कर सकता हूं, H को डिटरमाइन कर सकता हूं, कैसे देखते हैं, ठीक है। आपके पास जो H होगा, ठीक है, H मेरे पास क्या आ जाएगा, H मेरे पास आ जाएगा C1E माइनस C1D, जो मैंने आप लोगों को अभी फिगर में समझाया, ठीक है। अगर मैं उस क्वांटिटी में से माइनस कर देता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी। C1D की वैल्यू आप लोगों ने अभी फाइंड आउट करी है, जो है आप लोगों के पास B प्लस S कॉट बीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा 2 एंड कॉट बीटा 2। बात करें C1E की, तो C1E की वैल्यू को मैं कहां से लूंगा, मैं यहां से उसकी वैल्यू को कंसीडर करूंगा, ठीक है। और क्या वैल्यू आएगी मेरे पास C1E की, C1E की आपके पास वैल्यू आएगी B प्लस S कॉट बीटा 1, ठीक है। आपके पास आ जाएगा बीटा B प्लस S कॉट बीटा 1 डिवाइडेड बाई अपने पास था कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 2, ठीक है। ये मेरे पास H की क्वांटिटी निकल कर आ गई है। इसको मैं फर्दर और सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरे पास वैसे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसी फॉर्मूले में अगर आप लोग पुट करेंगे तो भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको मैं फर्दर भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि यदि जो आप लोगों की हाइट है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट A और B की, इफ द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एट A and B आर सेम और आई कैन से इक्वल है वो, यानी वहां पर मुझे वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या मिल रहा है,
वर्टिकल इंटरसेप्ट जो मिल रहा था वो s0 मिल रहा है। तो अगर वो मुझे 0 मिल रहा है तो यहाँ पर मैं s की टर्म को क्या कर सकता हूँ, मैं s की टर्म को 0 कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगी, यदि मैं b कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो s कॉट बीटा 1 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि s 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 2। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन, क्योंकि b मैंने कॉमन ले लिया है, कॉट अल्फा 2 माइनस कॉट बीटा 2। ये कब केस में है, जिस केस में यदि मेरे दोनों जो आप लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स थे, इसकी बात कर रहा हूँ मेन ऑब्जेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर ये सेम हाइट के होते तो ये s क्या हो जाता, s 0 हो जाता। उस केस में मैंने आप लोगों का ये क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। आगे देखते हैं कि डिस्टेंसेस कैसे निकालें। ठीक है, तो आई कैन से फॉर हॉरिजॉन्टल distance for horizontal distance of the object from point B पॉइंट से मुझे उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालेंगे, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास EC1 डैश आएगा वो D10 बीटा 1 के बराबर आएगा, आएगा ही, देखते हैं कैसे। EC, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, दिस इज E एंड दिस इज C1 डैश। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल आप लोगों का ये पूरा का पूरा कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, बीटा के टर्म्स में, पॉइंट बी के टर्म्स में, तो एंगल मुझे कौन सा लेके चलना पड़ेगा, बीटा 1 लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं tan बीटा 1 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। बेस कितना है मेरे पास, d, और परपेंडिकुलर कितना है, C1 डैश E। तो मैंने उसको क्या कर लिया, tan में उसको, tan थीटा में मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो EC1 डैश मेरे पास आ चुका है D tan अल्फा। वहीं पर इसी तरीके से मैं C मतलब DC1 डैश को भी निकाल सकता हूं, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी D tan बीटा 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर EC1 डैश में से यदि माइनस करा देता हूँ DC1 डैश को, तो मेरे पास क्या बच जाता है, H बच जाता है। ठीक है, और H की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों को मैं माइनस करा लेता हूँ, तो H मेरे पास हो जाएगा क्या, D मेरा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और tan बीटा 1 में से tan बीटा 2 को मैं यदि माइनस कर दूं तो मेरे पास H की वैल्यू आ चुकी है। अगर यदि मैंने H निकाल लिया है तो मैं D को इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे, मेरे पास D हो जाएगा H अपॉन दिस टर्म विल गोज डाउन, तो tan बीटा 1 माइनस tan बीटा 2। तो यहां पर मैंने क्या निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल लिया जो मेरा आ रहा था B पॉइंट से लेके ऑब्जेक्ट तक। इन फॉर्मूलों को, ये जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल का बताया, आप लोगों को मैंने ये फाइनल, अगर आप लोगों के सेम पॉइंट पर हैं आप लोगों के, तो ये जो मैंने आप लोगों को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मूला बताया, यदि वो अलग अलग हाइट पे हैं और आपको एंगल्स गिवन है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों के डायरेक्टली यूज होते हैं गेट और ESC एग्जाम में। अगर आप लोग इसका डेरिवेशन भी मैं कह दूं कि अगर आप लोग वहां पर नहीं प्रॉपरली करके जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग ये फॉर्मूले तो बिल्कुल एज इट इज याद कर लें, क्योंकि इनके बेस पे ही आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सही हो पाएगा। यदि आप लोगों ने इनको भी नहीं किया है तो आप लोगों को मैं कह सकता हूँ स्कोर करने में अच्छे दिक्कत आ सकती है, अगर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल से क्वेश्चन हर बार से थोड़ा सा भी घूमकर आया तो। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। अब अपन लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि जब आप लोगों की बेस लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो, बट आई कैन से बट नॉट इन अ लाइन विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लाइन में नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, कैसे क्या होता है केस, डिस्कस करते हैं नाउ। केस सेकंड आई एम मेंशन हियर, क्या है यहां पर, बेस लाइन इज हॉरिजॉन्टल, बेस लाइन is horizontal but not in a line
ऑफ ऑब्जेक्ट आइकन से, ठीक है, बट नॉट इन अ लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिगर बनता है और किस तरीके से अपन करेंगे उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो मान लेता हूं मेरे पास यदि ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको मैं देखना चाह रहा हूं। मेरा एक इंस्ट्रूमेंट मैंने रखा है इस पॉइंट पर, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट मैंने रखा है मेरा इस पॉइंट पर। तो ये हॉरिजॉन्टली सेम लाइन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ ये सेम लाइन में नहीं है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी ईएस में आप लोगों से पूछे भी जा चुके हैं, इस वजह से इनका करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉर्मूला भी, और कई बार आप लोगों से डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। तो मैं कह दूं आप लोगों से कि यदि ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है जो मुझे मिल रहा है, एक ही लाइन में ये रहेंगे, दिस इज माय ग्राउंड लेवल जो मुझे मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ए पॉइंट को कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा A1। इसको अगर मैं B कंसीडर कर लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा B1, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने टॉप पॉइंट को कंसीडर किया है E, और इसके बॉटम को मैंने कंसीडर किया है D, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं किसी पर ऑब्जेक्ट आप लोगों का टिका हुआ है। जो हाइट है आप लोगों के ऑब्जेक्ट की उसको अपन कितना ले लेते हैं, कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन ऑफ साइट मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि लाइन ऑफ साइट मैं ए पॉइंट से देखूंगा। तो यदि मैं कह दूं आप लोगों को कि जब आप इसके टॉप पॉइंट को लाइन ऑफ साइट कर रहे हैं उसकी तरफ, दिस इज टू द टॉप पॉइंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं अपन लोग। तो ये मेरे पास अगर मैं टॉप पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट जाएगा टॉप तक, ठीक है। आप इसको कंसीडर करें कि स्ट्रेट है। दूसरा इसके किसको करूंगा, मैं बॉटम को करूंगा, दिस इज विद माय बॉटम, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि मैं बी पॉइंट से भी इसके टॉप को अगर मैं देखता हूं तो वो पॉइंट मेरा आएगा ये, ठीक है। और इसके बॉटम को भी देखूंगा तो वो पॉइंट मेरा आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं कह दूं आप लोगों को जो हॉरिजॉन्टल जो है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल जो मुझे मिल रहा है वो मिलेगा इस तरीके से सी पॉइंट पर, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एट सी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो मुझे मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, सी पे मिल रहा है। इस ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ इसको मैं कर लेता हूँ थीटा कंसीडर, और इसको कर लेता हूँ मैं दूसरे वाले को फाई, ठीक है। जो आप लोगों का मैं कह दूं कि यहां से आप लोग जो हॉरिजॉन्टल लेंगे वो आप लोगों का मीट आउट होगा इसके यहाँ पर, ठीक है। जिस पॉइंट को मैं नाम आप लोगों का दे सकता हूँ आई कैन से C1, ठीक है। और जब मैं इसके बॉटम से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ठीक है। और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है C1 डैश, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो इस C को मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जब आप लोग डायग्राम देखें। इस C को अपन लोग नीचे मेंशन कर लेते हैं। ये जो आप लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज C एंड दिस इज C1, तो आप लोगों के पास ये चीज आ जाती है, दिस विल बी माई स्मॉल s, दैट इज आप लोगों का जो स्टाफ पर जो है दोनों के कितना आप लोगों का डिफरेंस आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल जो बना रहा है, ठीक है। एंगल जो पूरा का पूरा जो बना रहा है मेरा, यानी टॉप से जो एंगल बन रहा है वो मेरा हो जाएगा α1, और जो बॉटम से बन रहा है वो मेरा हो जाएगा α2। सेम इन दिस केस, दिस विल बी β1 एंड दिस विल बी माई β2, ठीक है। जो डिस्टेंस है दोनों
इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस के बीच वो है आप लोगों का स्मॉल b के बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे ये चीज समझ में आ गई है। आप लोग थीटा फाई जो भी है आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो थीटा एंड फाई है वो आप लोगों के हॉरिजॉन्टल एंगल्स जो आप लोगों ने ए और बी पे मेजर किए हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के बीटा 1 बीटा 2 आप लोगों के वर्टिकल एंगल्स हो जाएंगे टॉप एंड बॉटम से, जो आप बी से देख रहे हैं। ऐसे ही ए से जब देखेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 आप लोगों के पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यहाँ पर लग रही है। आप लोग देखेंगे इन ट्राइंगल, इस जो कोई अभी जो मैं आप लोगों को ये मेथड बता रहा हूँ इस पर आप लोग कह सकते हैं कि जो चर्च वगैरह के आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई 2 पॉइंट्स हैं आप लोगों के और आप लोगों को वहां पर दिख रहा होता है कि जो आप लोगों का चर्च का स्पायर होता है उसका अपन को बोलते हैं कि हाइट अपन लोगों को 2 पॉइंट से निकालनी होती है, तो उसको अपन लोग डिटरमाइन करते हैं, वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, आप लोगों का ट्राइंगल है आप लोगों के पास ACB और वहां पर लगाता हूं साइन रूल। ठीक है, क्या लगाना है मुझे, साइन रूल वहां पर अप्लाई करना है। तो साइन रूल वहां पर किस तरीके से अप्लाई होगा वो देखते हैं। आप लोगों के पास आएगा साइन रूल ACB ट्राइंगल में AC अपॉन साइन फाई इक्वल्स टू BC अपॉन साइन थीटा, थर्ड साइड इज AB और जो एंगल बनेगा वो मेरा कितना हो जाएगा साइन, ये अगर थीटा एंगल है ये मेरा फाई एंगल है, तीनों का सम 180 होगा तो दोनों एंगलों को 180 में से माइनस कर देता हूँ, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई, तो ये मेरे पास वहां पर साइन रूल लग रहा है। ठीक है, साइन रूल की मदद से मैं AC को फाइंड आउट कर सकता हूँ अपनी। ठीक है, कि मेरा AC कितना होगा, AC आप लोगों के पास निकल कर आ जाएगा, अगर आप लोग निकाल लेंगे इसके AC को अपॉन साइन फाई को मैं इसके बराबर कर रहा हूँ AB वाले से, तो AB जो है वो कितने के बराबर है, AB मेरा स्मॉल b के बराबर है उन दोनों का डिस्टेंस, तो मेरे पास आ जाएगा b। ठीक है, साइन फाई इससे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज माय साइन फाई और 1 अपॉन साइन को मैं कॉसेक की टर्म्स में लिख दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस फाई। इसी तरीके से मैं BC निकाल सकता हूँ, BC मेरे पास क्या हो जाएगा b साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस फाई। ठीक है, तो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूँ, h क्या था मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों को दिख रहा था, दिस इज माई h, E पॉइंट से लेके इस D तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, h मेरे पास किसके बराबर है, E से लेके D तक का डिस्टेंस है, यानी इक्वल्स टू ED। ये मेरे पास कैसे निकलेगा, A1C1 ब्रैकेट tan अल्फा 1 माइनस होगा, अगर मैं पूरा एंगल कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि टॉप टू बॉटम ले रहा हूँ। ठीक है, टॉप टू बॉटम जो एंगल बना रहा है मेरा A से वो कितना बना रहा है, अल्फा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो आप लोगों को हॉरिजॉन्टल जो है वो AC1 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ले लिया AC1 इक्वल्स टू tan अल्फा 1। ठीक है, माइनस आई कैन से माइनस आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा tan अल्फा 2। ठीक है, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू AC tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। ठीक है, ये फॉर्म जो मेरी आई है वो मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया है आप लोगों का A E और ये C1। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को tan अल्फा 1 के बराबर जो आएगा आपको P बाई की B करके आप लोगों को वो चीज वहां पर लेनी है। ठीक है, जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, मैं कह सकता हूं आप लोगों को वो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को AC1। ठीक है, यानी यहां से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दूसरी बार आप लोगों को जो एंगल लेना है वो अल्फा 2 के साथ लेना है, जब आपको लोगों को D से लेके इस पॉइंट तक की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो कि DC1 के बराबर है, और इस टोटल में से E से लेके जो आप लोगों का ये पॉइंट आ रहा था C1, इसमें से अगर मैं DC1 माइनस कर दूंगा तो मुझे H1 आ जाएगा। उसी चीज को सॉल्व करके मैंने यहाँ पर ये
लिखा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज में लिया है। ठीक है, और जो मैं जानता हूँ ये मेरे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस हैं, AC1 जो है वो मेरे AC के बराबर होगी। ठीक है, दीज लाइन आर पैरेलल एंड इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन। आगे मैं इस फॉर्म को और जस्ट मतलब क्लैरिफाई कर लेता हूँ। H जो मेरे पास निकल कर आएगा, H हो जाएगा आपके पास B sin phi cosec थीटा प्लस phi इंटू tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। ठीक है, ये H के टर्म्स में लिख लिया है। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, B पॉइंट से भी H की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। H जब मैं B से देखूंगा तो भी मेरा वो ED के बराबर ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC1 डैश tan बीटा 1 माइनस tan बीटा 2 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। BC1 पैरेलल हॉरिजॉन्टल है, वो BC के बराबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ BC tan बीटा 1 माइनस tan बीटा 2। ठीक है, इसी को मैं और फर्दर सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या है मेरे पास, BC मेरे पास हो जाएगा B sin थीटा, ठीक है, cosec थीटा प्लस आप लोगों का फाई, ठीक है, इनटू tan बीटा 1 एज इट इज और tan बीटा 2। ये जो वैल्यू है ना B sin थीटा cosec थीटा प्लस फाई, ये वैल्यू आप लोगों ने किसकी लिखी है, BC की वैल्यू लिखी है। और ये BC की वैल्यू मैंने ड्राइव नहीं की, BC की वैल्यू आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं। BC आप लोगों का इसके बराबर ही आ रहा था। ऐसे ही इस केस में जो मैंने आप लोगों की AC की वैल्यू लिखी है, और AC कहाँ है मेरे पास, AC मेरा यहाँ पर मुझे शो हो रहा है, तो AC की वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, आप लोग ये ना सोचेंगे ये टर्म एकदम से कहां से इंट्रोड्यूस हो गई, इसको अपन लोग सॉल्व करके ही लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों ही टर्म से मैंने H की वैल्यू को क्या कर लिया है, मैंने यहां पर H की वैल्यू को निकाल लिया है। ठीक है, अब ये चीज मेरे को क्लियर हो गई है कि यहां पर मैंने निकाल लिया है। तो अब आप लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया है अलग अलग पॉइंट से, चाहे आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लें, चाहे आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल लें। मेरा जो मेन मोटो था, मुझे क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट की हाइट को ही मेरा फाइंड आउट करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो ये जो दूसरा केस है, मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहां पर भी ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक और चीज जिसमें आप लोगों को मैं डायरेक्टली आज फॉर्मूला बता रहा हूं, जो आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला उसमें याद रखें, और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उस केस के अंदर, तो आप लोग डायरेक्टली वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि वो थर्ड केस है क्या अपने पास। थर्ड केस के बारे में अपन जानेंगे। केस थर्ड इज determination of elevation of an object from angles, ठीक है, angles of elevation from 3 points, इसमें कंसीडर करते हैं angle of elevation from 3 points, I can say, ठीक है, 3 points when instrument stations are in one line। ये केस कैसा है, ये केस कहना चाह रहा है आप लोगों को, यदि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का जो डिटर्मिनेशन मुझे करना है इसकी हाइट का, वो 3 पॉइंटों को कंसीडर करते हुए चलना है, जो कि पॉइंट तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन में है। यदि ये मेरे पास A है, ठीक है, ये मेरे पास कोई पॉइंट B है, और ये मेरे पास कोई पॉइंट C है, तो मैं देख सकता हूं कि मेरे जो A, B और C तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही लाइन में है। और इससे मुझे क्या करना है, मुझे
इसकी हाइट को निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ई मेंशन कर देता हूं, इसको हमेशा की तरह इसके टॉप को डी मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं कह दूं आप लोगों से ये जो मुझे हॉरिजॉन्टल इसका जो मिल रहा है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं पर। ठीक है, बी से जब मैं देख रहा हूँ तो वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और जब मैं इसको सी से साइड करूंगा तो ये पॉइंट जो मुझे मिलेगा इसका क्रॉसिंग, ये मुझे किस पे मिल रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं आप लोगों का ई डैश। ठीक है, यहां से मैंने इसको साइड किया, ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंसेस हैं आप लोगों के पास ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं कह देता हूं ये मेरे पास है कितना, B1, और बी से लेके जो सी तक का डिस्टेंस है वो है B2। ठीक है, कह दूं कि आप लोगों ने जब B को C से जब आप लोगों ने साइड किया और जो एंगल आप लोगों का बन रहा है वो एंगल बन रहा है आप लोगों का किसके बराबर, आप यहाँ पर ले सकते हैं अपन बीटा के बराबर। ठीक है, जब मैंने इस A से E को मैंने साइड किया है, ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का वो E डैश पे हो रहा है, ये एंगल है मेरा किसके बराबर, अल्फा के बराबर। ठीक है, ये एंगल क्या है मेरा, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इसको मैं मान लेता हूं गामा। तो यहां पर आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, इसलिए यहां पर मेंशन कर रहा हूं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, आर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट E, ठीक है, measured from instrument station at A, B and C respectively। ठीक है, ए बी सी पर रख के मैंने क्या किया है, उसके डिस्टेंसेस को निकाला है, तो वो मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को वो एंगल्स वहां पर आप लोगों के फाउंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, और मैं कह देता हूं कि मेरा जो इस ई पॉइंट से लेकर इस ई डैश तक की जो हाइट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ एच से, स्मॉल एच से आप लोगों की साइड को मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप लोग इसके डेरिवेशन में जाके जो लास्ट में जो फॉर्मूला अपन लोगों को मिलता है वो अपन लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी आप लोगों के पास क्वेश्चन में आप लोगों से पूछे कि आप लोगों को एलिवेशंस निकालना है ऑब्जेक्ट का यूजिंग द एंगल, जब आप लोगों को अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी हो और बता रखा हो कि ए बी सी तीनों पॉइंट ही मेरे क्या हैं, एक ही लाइन में हैं, तो वहां पर आप लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो h होता है, जो हाइट मुझे डिटरमाइन करनी थी, ठीक है, जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो कितनी होगी उसको अपन देखना चाह रहे हैं। उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास आता है B1 B2, ठीक है, ब्रैकेट B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाय B1 ब्रैकेट कॉट स्क्वायर गामा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा प्लस B2 कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ h विच इज अ डिस्टेंस आई कैन से, और इसकी जो पूरे की पावर होती है ये पूरा का पूरा अंडर रूट में चलता है, यानी पावर है इसकी मेरे पास स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगी पावर मेरे पास हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग स्मॉल h की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह दूं कि जो आप लोगों को यदि आप लोगों को निकालना है यहाँ पर B1 और B2, ठीक है, यदि ये बराबर हो जाए, B1 इक्वल्स टू
B2 हो जाए और वो डिस्टेंस को यदि मैं B मान लेता हूँ, तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, B1 B2 दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा चेंज और मेरे पास h निकल कर आएगा आप लोगों के पास √2b। ये फॉर्मूला में से कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, इस वजह से आप लोगों को याद रखना है, cot स्क्वायर गामा, ठीक है, -2 cot स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर अल्फा की पावर 1/2। ठीक है, इस केस में जो मेन फॉर्मूला जो होगा, यदि मेरा ये कब है, B1 B2 यानी A से B और B से C का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाए, तो उस केस में अपन लोग इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आप लोग उसको मैं कह दूं, आप लोग उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है उसको अपन किसी भी साइट पर कैसे उसको अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को फॉर्मूले लर्न है, अगर आप लोगों को एंगल्स गिवन है, तो आप डिस्टेंसेस गिवन है, तो आप कोई भी चीज के हाइट को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी तक आज जो क्लास ली मैंने आप लोगों की, कल की क्लास और आज की क्लास मिलाकर अपन लोगों ने सारे के सारे केसेस जो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में आते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है, चाहे वो आप लोगों का बेस असेसेबल हो चाहे बेस अनअसेसेबल हो, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करेंगे, अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंट को रखे, एंगल की मदद से अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप लोगों की लाइन में हो या फिर वो लाइन में ना हो, सारे केसेस अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, और इस पर आने वाले क्वेश्चंस अगर होंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन आज अपन का एक नया टॉपिक भी अपन लोगों को स्टार्ट करना है, तो अपन उस टॉपिक की तरफ मूव ऑन होते हैं। और जो न्यू टॉपिक है आप लोगों का, मैं कह सकता हूँ उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को हर एक एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप लोग हमेशा उन को, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वेइंग में कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अपन लोगों को लगता है कि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो पार्ट होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड होते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके के से या फिर किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है आप लोगों के पास माइनर इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसे सर्वेइंग में कौन कौन से माइनर इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको कि मैं यूज करूंगा अपने सर्वेइंग में किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो एंगल हो। हर अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से मेरा यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अपन लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस है माइनर इंस्ट्रूमेंट। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, जो कि है माइनर इंस्ट्रूमेंट्स। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों के यूज में लिए जाते हैं सर्वेइंग के लिए। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पे से क्वेश्चंस तो बनते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स मैं कह दूं आज के टाइम पे, इस मॉडर्न, मैं कह दूं आप लोगों को मॉडर्न टाइम में, जहां पर सर्वेइंग के आपको बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिलने लग गई हैं, तो वो आप लोगों के एब्सोल्यूट हो चुके हैं कि उनको यूज तो नहीं आ रहे हैं आज की तारीख में फील्ड्स में, लेकिन एक टाइम पे यूज आया करते थे। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स को करेंगे, क्योंकि अपन लोगों को एग्जाम में करना है, अपन लोगों को एग्जाम देना है, तो वहां पर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो माइनर इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले अपन लोग देखते हैं। सबसे पहला है आप लोगों के पास हैंड लेवल। ठीक है, हैंड लेवल मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आप लोग स्प्रिट लेवल यूज में लेते हैं। स्प्रिट लेवल में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपना जो बबल होता है, ठीक है, तो बबल को आप लोगों को जब वो सेंटर में आ जाता है तो आप लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरा प्रॉपर लेवल है। उसी चीज को और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाकर यूज करना, ठीक है, जब आप लोग उसको कहते हैं अपन, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया है हैंड लेवल। तो हैंड लेवल क्या है मेरे पास, हैंड लेवल एक कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको मैं कंटूर्स को, जो मैंने कंटूर्स आप लोगों को बताए थे, उनको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। क्रॉस सेक्शंस लेते हैं अपन रिकनेसेंस सर्वे में। रिकनेसेंस मैंने आप लोगों को बताया था, दैट इज अ प्राइमरी सर्वे ऑफ फील्ड बिफोर एक्चुअल सर्वे स्टार्ट्स। सर्वेइंग को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले जो मैं उसके ऊपर ऊपर से नजर फेरता हूँ उस प्रोजेक्ट की साइट पर कि ये साइट कैसी है, यहाँ पर क्या होगा, लेवल है या नहीं, वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का काफी ज्यादा काम में आता है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड लेवल आप लोगों के पास आने लग गए हैं। आप लोगों को डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि इसमें जो भी वैल्यू होती है आप लोगों की वैल्यूज आप लोगों को इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका आप जहां पे भी रहेंगे वो लेवल आप लोगों को पता पड़ जाएगा।
दूसरा जो आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज क्लिनोमीटर। फर्स्ट आप लोगों का हैंड लेवल था, दूसरा है क्लिनोमीटर। जो क्लिनोमीटर होता है आप लोगों का, मैंने आप लोगों को पहले भी ये वर्ड आप लोगों को यूज किया है। क्लिनोमीटर आप लोगों को वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने में फाइंड आउट होता है। वर्टिकल एंगल्स ना अपन वहां से मेजर कर सकते हैं, किसी ग्राउंड का जो स्लोप है आप लोग उसको निकाल सकते हैं, किसी लेवल सरफेस में आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स आ रहे हैं यानी स्लोप में डिफरेंस आ रहा है, उसको भी अपन इसकी मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिखता है। तो क्लिनोमीटर के लिए क्या है, इट इज एन लाइट कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्या निकाल रहा है, वर्टिकल एंगल्स अपन इसकी मदद से फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंडिंग आउट द स्लोप, आप लोग किसी पाथ के अलोंग स्लोप को निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन अ गिवन ग्रेड, और आप लोगों को एक स्लोप के पर अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मुझे लोकेट करने हैं उसके लिए भी मैं इसको यूज में ले सकता हूँ। 3 टाइप के क्लिनोमीटर्स आप लोगों को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जिसमें से मोस्ट फेमस जो आप लोगों ने सुना होगा दैट इज एबनीज लेवल और आई कैन से एबनीज क्लिनोमीटर। ठीक है, दूसरा होता है आप लोगों का टेंजेंट क्लिनोमीटर, और तीसरा है आप लोगों के पास साइलोन घाट ट्रेसर। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, मेरे क्लिनोमीटर के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे दिस इज माय एबनी लेवल। ठीक है, एबनी लेवल कुछ इस तरीके का मुझे दिखता है। जो अपन लोग ज्योमेट्री में डी यूज करा करते थे, कुछ इस टाइप का जो ग्रेजुएटेड आर्क के फॉर्म में मुझे होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आईपीस की मदद से मैं साइड करता हूँ। साइड करने के बाद इनको जो रोटेट होते हैं, ठीक है, जो रोटेट होने के बाद जो डिग्री उस पर आती है उससे मैं देखता हूँ कि मेरा स्लोप कितना आया है। ठीक है, दिस इज आई कैन से इंटरचेंजेबल आर्क फ्लेश प्लेट एंड स्प्लिट लेवल मूव्स इन कंजक्शन विद ग्रेजुएटेड आर्क। तो एबनी लेवल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेंजेंशियल भी आप लोगों का काफी यूज में आता है। ठीक है, टेंजेंशियल आप लोगों का क्लिनोमीटर आप लोग यूज में लेते हैं, इंडिया में पहले इसको काफी ज्यादा यूज में भी लिया जाता था। ठीक है, और ये है मेरे पास साइलोन घाट ट्रेसर। ठीक है, दिस इज माय साइलोन घाट ट्रेसर। इक्विपमेंट है जो पहले काफी ज्यादा यूज में आता था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से इन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत कम यूज में लिया जाता है, लेकिन इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, साइलोन आप लोग जानते हैं, सिलोन आप लोगों का जो घाट ट्रेसर है ये भी आप लोगों का एक तरीके से स्लोप और आप लोगों के वर्टिकल एंगल्स को ही मेजर करने में काम में आते हैं। इससे की मदद से अपन लोग स्लोप को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह दूं आप लोगों का क्लिनोमीटर में भी ये काम आता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सटेंट की। सेक्सटेंट एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप लोगों ने फिजिक्स लैब जो होती है अपन लोगों की बेसिक साइंस की जब अपन पढ़ते हैं वहां पर भी यूज किया होगा, इंजीनियरिंग में भी अपन लोगों ने कई बार सेक्सटेंट का यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपके पास बॉक्स सेक्सटेंट की। तो बॉक्स सेक्सटेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज अ रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट capable of measuring up to 120 degree with an accuracy of 1 minute। जो एक्यूरेसी है इसकी वो कितनी है, वो 1 मिनट की है। अपना जो काम आ रहा है वो आ रहा है एंगल अप टू 120 डिग्री तक मेजर करने के लिए। ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है, दिस इज माई बॉक्स एक्सटेंट and this is sextant which we have seen in our physics lab also। ठीक है, फिजिक्स की लैब में आप लोगों ने ये देखा होगा ये हो, और इसका जो मेन जो है दैट इज एंगल को मुझे मेजर करना है। बॉक्स एक्सटेंट की अगर आप लोगों से एक्यूरेसी पूछ ली जाए तो वो होती है 1 मिनट। नेक्स्ट जो आप लोगों का है वो है पेंटाग्राफ। ठीक है, पेंटाग्राफ जो आप लोगों का यूज होता था वो मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैप था, वो मैप पर कोई फिगर है। ठीक है, उस फिगर को या तो मुझे क्या करना है, वो काफी बड़ा फिगर है तो मुझे उसको छोटे लेवल पे बनाना है। ठीक है, स्केल चेंज ना हो उस चीज के,
और बिना स्केल चेंज किए मुझे उसको छोटे स्केल पर बनाना है, या किसी छोटे से डायग्राम को या फिगर को या मैप को मुझे बड़ा बनाना है ताकि मैं उसको इजीली देख पाऊं। और ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मैं किसी छोटे मैप को बड़े लेवल पर बनाऊं ताकि वो मुझे क्या हो, इजीली विजिबल हो। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों का यूज होता है वो होता है आप लोगों का पेंटाग्राफ। ठीक है, तो जो पेंटाग्राफ का जो मेन यूज है दैट इज यूज, आई कैन से it is used to reduce or enlarge the given figure। हम क्या करेंगे इसमें, इस पेंटाग्राफ को जो आप लोगों को दिख रहा है इसको मैं अपनी शीट पे ले जाके रखूंगा। ठीक है, और इसकी मदद से ही मैं उसका जो शेप है उसको इंटरसेक्ट कराता हुआ बड़े लेवल पर ड्रॉ करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का प्लेनीमीटर। ठीक है, प्लेनीमीटर आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, दिस इज माई प्लेनीमीटर। कुछ मैं कह सकता हूँ वर्नियर स्केल टाइप का सब मुझे दिख रहा है। ये आप लोगों का किसी भी फिगर का एरिया को आप लोग इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों को कोई सा भी शेप हो आप लोगों को क्या देगा, उसका एरिया निकाल कर देता है। ठीक है, तो प्लेनीमीटर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज टू मेजर द एरिया ऑफ ए गिवन फिगर। जो पेंटाग्राफ था वो काम आ रहा है किसी फिगर को बड़ा या छोटा बनाने के लिए, प्लेनीमीटर आ रहा है उसी फिगर का मुझे एरिया निकालने के लिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर माइनर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास माइनिंग डायल। ठीक है, माइनिंग डायल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो आप लोगों का एक मैं कह दूं कि जो कंपस जो होता था, ठीक है, कंपस आप लोगों ने देखा होगा, ये उसी तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास माइनिंग डायल, जो बिल्कुल एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कंपस की तरह वर्क करता है। और इसका जो यूज था वो पुराने जमाने में, या फिर मैं कह दूं जो आप लोगों की अर्लियर सर्वेइंग थी, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थे, जब इसका बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता था। ठीक है, और आप लोग देखेंगे इसके यूज को कि एन अंडरग्राउंड सर्वे इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड सेटिंग आउट एंगल्स एंड डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ। जब भी आप लोगों को जमीन के अंदर की सर्वेइंग करनी पड़े, आई कैन से माइनिंग सर्वे आप लोगों को जब भी करना होता था, तो वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट आज पहले यूज किया जाता था वो था माइनिंग डायल। ठीक है, और माइनिंग डायल आप लोग देख सकते हैं कुछ तरीके से, मैं कंपस और इसको कहना चाहूंगा एलिडेट जो होता है उसका क्या है, ये मिक्सअप सा मुझे दिख रहा है। मेन जो इसका मोटिव है इसको यूज करने का वो है मैग्नेटिक नॉर्थ को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो माइनिंग डायल इज अनदर आर माइनर इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग स्ट्रीम गेज की। ठीक है, स्ट्रीम गेज क्या करता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं आप लोगों को कि कोई स्ट्रीम है मेरे पास, कोई मैं कह दूं छोटी मोटी नहर है मेरे पास, पॉन्ड है मेरे पास, पॉन्ड का तो एग्जांपल यहाँ पर लेना ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कंटिन्यूस फ्लो में हो। तो वो कंटिन्यूस फ्लो में है और आप लोगों को वाटर लेवल निकालना है कि उस स्ट्रीम का वाटर लेवल कितना है। उसके वाटर लेवल को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रीम गेज की मदद से। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कर रखी है। क्या डेफिनेशन है मेरे पास, अ स्ट्रीम गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन अ स्ट्रीम। तो फिगर में भी अपन लोग देख पा रहे हैं इजीली कि एक पर्सन, एक जो आप लोगों की स्ट्रीम है वहां पर उसने स्ट्रीम गेज लगाया है, और स्ट्रीम गेज में आप लोगों को डायरेक्टली रीडिंग मिल रही है कि वो वाटर लेवल वहां पर कितना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पानी में मैंने डिप करता हुआ एक फोटो है अपने पास, और जो वैल्यू आएगी इसकी वो मुझे इसके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देगी। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ जो मेन इसका जो मोटिव है वो याद रखना है कि स्ट्रीम गेज जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वाटर लेवल की हाइट को निकालने के काम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है मेरे पास टेलुरोमीटर। ठीक है, टेलुरोमीटर की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप लोगों को काम जो करता था, ये माइक्रोवेव जो रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं उस पर काम करता था। ठीक है, और दो इसमें आप लोगों के पास मैं कह सकता हूं,
एक ट्रांसमीटर के टाइप में काम करता है एक इक्विपमेंट, और दूसरा होता है मेरे पास रिसीवर के फॉर्म में। ठीक है, तो आप लोगों को एक जगह से मैं कह दूं कि जब रेडिएशन से, अब मैं कह दूं वेव्स निकलेंगी, दूसरा उसको रिसीव करेगा, उसकी मदद से आप दो पॉइंटों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों की पुरानी, जो मैं कह दूं आप लोगों की आर्मीज वगैरह में भी ये इसको बहुत यूज में लिया जाता था, जब मिलिट्री सर्वे लोग करा करते थे। यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर भी इसका जो यूज था वो काफी ज्यादा वहां पर था। ठीक है, तो टेलोमीटर का मैंने आप लोगों को फिगर भी दिखा रखा है कि किस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं। एक जो होगा मेंबर वो मेरा क्या है, ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा, और दूसरा मेरा रिसीवर की तरह काम करता है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे क्या मिल जाता है, मुझे डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, आई कैन इजीली फाइंड आउट माई डिस्टेंस। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन अपन लोग देख सकते हैं, द टेलोमीटर was the first successful microwave electronic distance measuring equipment। आज की तारीख में तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप लोग, मैं कह दूं कि डिस्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज में भी लिया जाता था, कुछ एडवांसमेंट इस टेलोमीटर में भी देखे गए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके हेलियोग्राफ की। ठीक है, हेलियोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको मैं कह दूं आप लोगों का विदाउट कोई, आप लोगों को कोई वेव्स वगैरह के यूज करे बिना ही, इसमें सनलाइट की मदद से मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सिग्नल्स पहुंचाने के काम में लेता हूं। ठीक है, बात करें कि इसका यूज कहाँ था, जब पुराने जमाने में वॉर छिड़ा करते थे दो आर्मीज के बीच में, तो वहां पर उस टाइम पे मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह बिल्कुल जीरो हुआ करते थे। तो कोई एक सिग्नल के तौर पर अपन लोग क्या करते थे, हेलियोग्राफ की मदद से एक जगह से काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस तक अपन लोग इनके अरेंजमेंट के थ्रू ही अपन लोग उस सिग्नल्स को पहुंचा दिया करते थे। सिग्नल्स का मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर इस तरीके से मैं कुछ जो कह दूं कि आप लोगों को कोई चीज मैंने यहाँ पर जो रखी हुई है, आप उसको बहुत दूरी से विद इन मिरर इमेज जो है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, उसको एक तरीके से वहां पर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेशन मेरे पास आ रही है, इट इज अ सिग्नलिंग डिवाइस बाय विच सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अ फ्लैशेस फॉर्म ऑफ मूवेबल मिरर। एक मूवेबल मिरर लगा होता है इसमें। ठीक है, मिरर की मदद से जो भी आप लोगों ने यहाँ पर कोई सिग्नल होता है, कोई आप लोगों की लैंग्वेज होती है, कोड लैंग्वेज, वो बहुत दूर बैठे आदमी को भी वो उसी की मदद से देख सकता है। ठीक है, अ टेलीस्कोपिक apparatus फॉर फोटोग्राफिंग द सन। ठीक है, एक टेलीस्कोपिक आप लोगों के apparatus भी हेलियोग्राफ में यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो अपन लोग इसमें मेंशन करेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर सिग्नलिंग डिवाइसेस एंड इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों के पास फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर जो होता है आप लोगों का साउंड वेव्स को यूज करके, ठीक है, आप लोगों की डेप्थ निकालता है वाटर की। जो आप लोगों ने सबमरीन्स देखी हैं, ठीक है, शिप्स होते हैं, उनमें अपन को ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो मेरा शिप है वो जब आगे बढ़ रहा है तो वहां पर पानी के लेवल क्या है, यानी उसकी डेप्थ कितनी है। यदि पानी की डेप्थ कम होगी तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर मेरे शिप्स जो हैं वो प्रॉपरली सेल नहीं कर पाएंगे, वो वहां पर तैर नहीं पाएंगे, और कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपन लोगों को चाहिए होते हैं जिनकी मदद से मैं ये देख पाऊं कि जो मेरा पानी है उसकी लगभग डेप्थ कितनी है, और अगर उसकी डेप्थ इस पॉइंट पर कितनी है तो आने वाले टाइम पर जो है डेप्थ ऐसा तो नहीं है कहीं वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। तो फेदोमीटर अभी लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो उसमें बहुत एडवांसमेंट हो चुका है, जो अपन लेटेस्टली अभी यूज करते हैं। पुरानी अगर अपन लोग बात करें तो पुराने जमाने में अर्लियर जो मुझे फेदोमीटर दिखते थे वो कुछ इस टाइप के आप लोगों को दिखा करते थे। ठीक है, तो इट इज डेफिनेशन की बात करें तो द डेप्थ फाइंडर दैट यूजेस साउंड वेव्स। आप लोगों को जो ध्यान रखना है, दैट आर साउंड वेव, इट इज इंपॉर्टेंट, इट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटरमाइन द डेप्थ
ऑफ वाटर, पानी के लेवल को, डेप्थ को निकालने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है एल्टीमीटर। ठीक है, अब बात करें कि एल्टीमीटर क्या होता है। अभी आप लोगों से मैंने बात करी कि मैं पानी के अंदर ये देखना चाह रहा था कि मेरे पानी की डेप्थ कितनी है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को एल्टीमीटर के नाम से ही लग रहा होगा कि कोई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने हाइट जो है मेरे पास, ठीक है, हाइट मुझे देखनी है कि मैं हाइट में कितनी हाइट पर हूं, उस चीज को मेजर करने के लिए आप लोगों का काम में आता है एल्टीमीटर। तो जो आप लोगों के एयरप्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसमें जो आप लोगों का मीटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग एयरवेज में ट्रैवल करते हैं तो वो आप लोगों को बताते हैं कि वी आर दिस मच ऑफ हाइट ऑफ फीट, ठीक है ना, इतने फीट हाइट पर अपन लोग हैं, ठीक है ना भी, और आप लोगों का जो प्लेन है उसमें टर्बुलेंस नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, कितने हाइट पर अपन लोग जा चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देते हैं। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं, वो फाइंड आउट करते हैं एल्टीमीटर की मदद से। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है एल्टीट्यूड मीटर। तो यहां पर जो मैंने आप लोगों को फिगर में दिखा रखा है, ठीक है, दिस इज अ फिगर ऑफ एयरक्राफ्ट एल्टीमीटर। ठीक है, तो आई कैन से एन एल्टीमीटर or I can say altitude meter is an instrument used to measure the altitude of an object above a fixed level। ठीक है, किसी एक फिक्स्ड लेवल से, जो कि मैं अपना ग्राउंड लेवल मान के चलूंगा, ग्राउंड लेवल से मेरा कितना हाइट पर हूं मैं, दैट इज माय एल्टीमीटर। ठीक है, और अगर मैं MSL भी यहां पर कंसीडर कर सकता हूं कि मैं MSL से कितनी हाइट पर हूं। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ एल्टीट्यूड, उसी थ्योरी को, उसी साइंस को जो आप लोगों को हाइट्स मेजर कर रही है, उसको अपन कहते हैं एल्टीमेट्री। ठीक है, जो आप लोगों को क्या कर रहे हैं अपन, उसमें हाइट निकालना चाहते हैं कि कितने मीटर पर हाइट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, दैट इज नोन एज एल्टीमेट्री। ठीक है, और एक और टर्म जो होती है आप लोगों की, वो आती है बाथीमेट्री। ठीक है, वन इज एल्टीमेट्री, अनदर इज बाथीमेट्री। बाथीमेट्री का मतलब है आप लोगों को डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग फेदोमीटर से निकाल रहे हैं। मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम भी दिखाया था अंडर वाटर। ठीक है, उसको कैसे मेजर करते हैं अपन और हाइट को कैसे मेजर कर रहे हैं एल्टीमेट्री में, एल्टीमेट्री में एल्टीट्यूड मीटर को यूज करके अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और आप लोगों के माइनिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज टाइड गेज। ठीक है, टाइड गेज की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को मैं कह सकता हूं किसी भी एक लेवल पर क्या होते हैं, जब समुद्र में आप लोगों को हाई एल्टीट्यूड्स के टाइड्स मिलते हैं, यानी अप एंड डाउन वाटर लेवल जाता है, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में क्या मेरे को हाई टाइड्स तो नहीं मिलने वाले हैं, ताकि मैं सेफ्टी मेजर्स ले सकूं, या फिर इस जो मेरे स्ट्रीम है वहां पर मैक्सिमम कितना टाइड आ सकता है, उस हिसाब से मैं आसपास के जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको उस हिसाब से बनाऊं। उनको जो मेजर करने के लिए काम में आता है, वो होता है आप लोगों का टाइड गेज। तो टाइड गेज की यहाँ पर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी यहाँ पे शो कर रखी है। व्हाट इज टाइड गेज? अ टाइड गेज which is one component of modern water level monitoring station। ठीक है, ये टाइड गेज जो इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा एक मॉडर्न, मैं कह सकता हूँ माइनर इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप लोगों को वाटर लेवल जो स्टेशन होते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशन, कि मेरे किसी स्ट्रीम में, किसी डैम के रिजर्वायर में, किसी मेरे लेक्स में या फिर रिवर्स में मैक्सिमम टाइड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, वो मुझे उसको मॉनिटर करने के काम में आता है। ठीक है, इसमें अपन लोग सेंसर्स लगा के रखते हैं। इट इज फिटेड विद सेंसर्स दैट कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड द हाइट ऑफ सराउंडिंग वाटर लेवल। यहाँ पर सेंसर्स की मदद से टाइम टू टाइम आप लोगों की रिकॉर्डिंग होती रहती है कि आप लोगों को वाटर लेवल वहां पर क्या मिला है। ठीक है, ये जो डेटा मुझे मिल रहा है टाइड का, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी कोस्टल एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, आप लोगों को अगर मैं कह दूं सेफ नेविगेशन करना है, बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स होंगे तो जो छोटे मोटे मछुआरे होते हैं समुद्र में, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको दिक्कत आती है, तो वो चीज़ भी मुझे डिटरमाइन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ को देखते हुए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए। तो ये मेरे सेफ नेविगेशन के काम में आता है।
साउंड इंजीनियरिंग के तौर पर ये मेरे काम आता है, ठीक है। हैबिटेट रिस्टोरेशन में मेरे काम आता है, प्रिजर्वेशन में मेरे काम आता है, ठीक है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, टाइड गेज को यूज करता हूँ। आप लोगों को डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये टाइड गेज मैंने यूज किए हैं। ये मॉडर्न टाइड गेज का है, ठीक है, इक्विपमेंट। और यहाँ पर आप लोग इससे रीडिंग ले सकते हैं वाटर लेवल की टाइम टू टाइम। नेक्स्ट होता है मेरा डिस्टोमेट्स, ठीक है। डिस्टोमेट मैं कह दूं आप लोगों का, अब मैंने आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट जो होते हैं, ठीक है, उसका ही एक पार्ट है। मैंने ईडीएम आप लोगों को, जब मेरी फर्स्ट क्लास थी जहां पर मैंने आप लोगों से लीनियर मेजरमेंट की बात करी थी, वहां पर भी मैंने आप लोगों को डिस्टोमेट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसकी मदद से आप लोग कोई भी पॉइंट के बीच में क्या कर सकते हैं, आप लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेज जो आप लोगों की जो यूज होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, वो होती हैं आप लोगों की इंफ्रारेड रेज, ठीक है। कौन सी रेज अपन लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पर डिस्टोमेट की आप लोग डेफिनेशन देखें क्या मेंशन कर रखी है मैंने। डिस्टोमेट्स आर लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ ईडीएम। ईडीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये सबसे लेटेस्ट आप लोगों के पास डिवाइस है, ठीक है। These instrument measures distance by using amplitude modulated infrared waves। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज रखनी है कि डिस्टोमेट किस पर है, इंफ्रारेड आई कैन से वेव्स पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू टू आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड, वन एट ईच एंड ऑफ लाइन। जिस भी लाइन की आप लोगों को डिस्टेंस निकालनी है, उसके दोनों किनारों पर, दोनों एंड्स पर आप लोग क्या करेंगे, आइडेंटिकल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, ठीक है। द मास्टर यूनिट जो होती है इसकी, सेंड्स द सिग्नल टू द रिमोट यूनिट, यानी एक पॉइंट से आप लोग क्या करेंगे, उसके सिग्नल इंफ्रारेड रेड्स निकलेंगे और जो दूसरा किनारा है उस लाइन का वो वहां तक पहुंचते हैं और वहां पर वो सिग्नल्स क्या होंगे, रिसीव होंगे। सिग्नल रिसीव होने के बाद वो क्या करेगा, उन सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो आप लोगों के डिस्टोमेट में आएंगे और आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली ही उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को बता पाएंगे। तो डिस्टोमेट जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा, मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा यूजेबल है और कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट इज डिस्टोमेट। तो आप लोगों को तीन चीजें याद रखनी है। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस, माइनर इंस्ट्रूमेंट में होता है, डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है और आप लोगों के इंफ्रारेड वेव्स को यूज करता है ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास एक और, दैट इज ब्रंटन कंपास, ठीक है। ब्रंटन कंपास की अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो ये आप लोगों का, मैं कह दूं कि हाईली आप लोगों को काफी ज्यादा मतलब एडवांस कंपास के रूप में ये मेरे को यूज में लिया जाता है। आप लोग इसकी मदद से बियरिंग कर सकते हैं फाइंड आउट, आप लोग वर्टिकल एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लिनोमीटर से, ठीक है। और आप लोग स्ट्राइक एंड डिप, जो आप लोगों ने जियोलॉजी में पढ़ा होगा कि कैसे अपन लोग स्ट्राइक एंड डिप को पढ़ते हैं, किसी भी मिनरल्स के फॉर्म में अपन लोग देखते हैं, किसी रॉक्स के सैंपल के फॉर्म में देखते हैं, उनको मेजर करने के काफी काम में आता है, ठीक है। तो जो ब्रूटन कंपास है, आप लोग इसकी मदद से सेम पॉइंट्स ऑफ एलिवेशन यानी कंटूरिंग क्या लोग आप उसमें काम में ले सकते हैं, बेयरिंग को मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स को आप लोग मेजर कर सकते हैं और स्ट्राइक और डिप की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों को इसका डायग्राम भी क्लियरली मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की माइनर इंस्ट्रूमेंट जो जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखे, ठीक है। और जिनमें से लास्ट है आप लोगों के पास ईडोग्राफ, ठीक है। लास्ट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो है ईडोग्राफ। ये आप लोगों को काम कब आता है, अगर मैं कहूँ आप लोगों का, एक तरीके से जैसे आप लोगों का बोलते हैं ना कि पेंटोग्राफ था। पेंटोग्राफ के लिए मैंने आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताई थी, पेंटोग्राफ के लिए मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि वो किसी भी एक इमेज जो बनी हुई है मेरे पास, कोई मैप बना हुआ है मेरे पास, उसको किसी छोटे लेवल या बड़े लेवल पे उसकी मदद से मैं उसको बना रहा था। सेम आप लोगों का थोड़ा सा मैं कह दूं, थोड़ा सा एडवांस नहीं कहना चाहेंगे अपन लोग, थोड़ा सा मैं कह दूं
कि सेम है बिल्कुल, ठीक है, और उसके जो मैं कह दूं एक्यूरेसी है वो भी लगभग आप लोगों की सेम है, ठीक है, लेकिन इनको जो यूज करने का जो मैं कह दूं आप लोगों को टाइम पीरियड था वो अलग अलग था, ठीक है। तो जो ईडोग्राफ था वो आप लोगों का एक मैकेनिकली प्लॉटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके किसी मैप को बड़े या छोटे स्केल पर शो करता है, ठीक है। जो पेंटोग्राफ है उसमें मोस्टली अपन लोग क्या करते हैं, कोई ट्रैवर्स वगैरह जो होता है अपना, उसको अपन लोग क्या करते हैं, बड़ा या छोटे लेवल पर बनाने की कोशिश करते हैं। ईडोग्राफ की मदद से अपन लोग किसी भी मैप को बड़े या छोटे लेवल पर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोनों का आई कैन से कि जो पर्पस है वो सेम है, ठीक है, पर्पस क्या है, सेम है। तो आई कैन से द ईडोग्राफ is a mechanical plotting instrument used to redraw the maps at smaller or larger scale, ठीक है, मैप्स को छोटे या बड़े स्केल पर दिखाने के लिए मेरे काम आता है। एंड इट हैज अ सेम फंक्शन एज पेंटोग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास माइनर इंस्ट्रूमेंट्स है जो आप लोगों ने देखे। तो आज की जो क्लास थी उसमें आप लोगों को जो मेनली याद रखना है वो आप लोगों को लेके चलना है क्या क्या। आप लोग देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने आप लोगों से बात की है, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स की। सारे के सारे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो फेदोमीटर हो, चाहे वो आप लोगों का एल्टीमीटर हो, चाहे पेंटोग्राफ हो, चाहे आइडियोग्राफ हो, चाहे ब्रूटन कंपास हो, उनके फंक्शंस आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। कहाँ पर यूज किए जाते हैं वो याद रखना है, टेलोमीटर कहाँ यूज हो रहा है, डिस्ट्रोमेट कहाँ यूज हो रहा है। उसी के साथ साथ जो मैंने आज प्रायर अपनी क्लास में टॉपिक खत्म किया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जिसमें आप लोगों ने 5 केसेस देखे थे, ठीक है। जब मैं सबसे पहले था मेरे पास कि बेस मेरा एसेसिबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था मेरे पास कि मेरे पास बेस इनएसेसिबल है, लेकिन मैं कह दूं कि वो सेम प्लेन में थे आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और दूसरी बार जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन थे वो सेम प्लेन में नहीं थे। आज की क्लास में अपन लोगों ने देखा कि 3 पॉइंट से अगर मैं सेम लाइन में है तो मैं किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ, डिस्टेंस के साथ मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से मेजर कर सकता हूँ एलिवेशन एंगल की मदद से। सारे फॉर्मूले आप लोग याद रखें, माइनस इंस्ट्रूमेंट याद रखें, तो आई कैन से आप लोगों के जो 2 मेजर टॉपिक हैं सर्वेइंग के वो गेट ईएससी के पर्पज से भी तैयार हो चुके हैं। चाहे आप लोग कोई छोटा मोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, आप लोग वहां पर भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। गेट के लिए आप लोगों को मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अनअकैडमी जो प्लस है वहां पर हम लोगों ने जो आप लोगों के गेट और ईएससी का बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आप लोग उस बैच में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, हम लोगों के पास जो पूरी टीम है वहां पर वो आप लोगों के जो उनके मोस्ट मैं कह दूं कि जिनमें वो लोग एक्सपर्ट हैं वो वहां पर लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। तो वहां पर अभी अविनाश सर और बाबूलाल सर क्लासेस भी ले रहे हैं, ठीक है। आप लोग उनसे स्पेशल क्लास में या फिर यूट्यूब पे किसी ना किसी सेशन में मिल चुके हैं, ठीक है। तो गेट ईएससी का अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मैं कह सकता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पर हो सकती है। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोग मेरा कोड यूज में ले सकते हैं। मेरा कोड है नितेश 10, ठीक है, माय कोड इज नितेश 10। अगर आप लोग इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन आप लोग ले रहे हैं उस पर आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अनअकैडमी पे जाना है। अनअकैडमी पर आप लोगों को अपना गोल चूज करना है कि आप लोग किसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। गोल चूज करने के बाद आपसे कुछ जो एंट्रीज होंगी वो मांगेंगे, वहां पे जाके आप लोगों को ये कोड डालना रहता है, ठीक है। आप लोग हमसे टेलीग्राम ऐप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है हम लोगों का, जहां पर आप लोगों को टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स, जो क्लासेस कौन सी होने वाली हैं स्पेशल पर, यूट्यूब पर क्या सेशन आने वाला है, आप लोगों के एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स आप लोगों को वहां पर मिलते हैं। जो चैनल है टेलीग्राम पर वो है हमारे पास अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी गेट एंड ईएससी सीई, ठीक है। आप लोग ये सर्च करेंगे गेट ईएससी एंड सीई तो आप लोगों को टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर्स या फिर सर्विंग में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पर्सनली मेरे से जुड़ सकते हैं। पर्सनल जो मेरा जो आप लोगों को डायरेक्ट आप मेरे से कांटेक्ट कर